हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जेई एडवांस 2025 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को दो फंक्शन दे रखे हैं fx और gx, जो कि r से r में डिफाइन है। इसमें एक कंडीशन दे रखी है अपने को कि fx नॉट इक्वल टू gx, fx नॉट इक्वल टू gx। अब इसने बोला है कि किसी भी x के लिए fx इक्वल टू gx नहीं आना चाहिए, तो अपन fx माइनस gx नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। fx माइनस gx करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया, a3 माइनस b3 इंटू एक्स क्यूब प्लस a2 माइनस b2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस a1 माइनस b1 नॉट इक्वल टू 0 और ऑल x बिलोंग्स टू r। किसी भी x पे fx इक्वल टू gx नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ अपने को पता है कि क्यूबिक इक्वेशन है, उसका कम से कम एक रूट रियल होता है, क्योंकि रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार इंटरसेक्ट उसको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ से क्यूबिक ख़त्म करनी है कि भाई ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। यदि ये क्यूबिक हो गई तो कम से कम एक रियल रूट इसका हो जाएगा। तो पहली बात तो ये पता लग गई अपने को, a3 इक्वल टू क्या होगा, b3। अब a3 इक्वल टू b3 होगा। इसके बाद में जो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ये क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्वाड्रेटिक नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्वाड्रेटिक का कोई रूट नहीं होनी चाहिए, तो इसका डी क्या कर देंगे अपन, लेस देन 0। तो अपने पास ये कंडीशन मिल गई। उसके बाद में अपने को पूछा इसने कि भाई hx दे दिया एक और उसमें दे दिया f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 2, ठीक है। और बोला है कि इसका x क्यूब का कोफिशिएंट बताना है अपने को। hx में किसका कोफिशिएंट बताना है, x क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ से अपन h ऑफ x निकालते हैं। h ऑफ x इक्वल टू a1 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल पावर 4 माइनस b1 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस b2 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस b3 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 की होल पावर 4, ठीक है। अब यहां से अपने को एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। इन टर्म में तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा नहीं। बात रही इन दोनों टर्म में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, 3c1। इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा 3c0, इसमें भी क्या होगा 3c0। 3c0 और a3 और b3 तो इक्वल है, तो a3 माइनस b3 आएगा। a3 माइनस b3 की वैल्यू क्या है, 0। अब एक्स क्यूब का क्वेश्चन आएगा कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से एक्स क्यूब का क्वेश्चन क्या आएगा, 4c1, और यहाँ से एक्स क्यूब का क्वेश्चन क्या आएगा, माइनस 4c1 इंटू 2। ये कितना आ गया, 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी का सवाल है, जिसमें अपने को 4 इवेंट दे रखे हैं UVWT, ठीक है। और अपने को 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और चौथे इवेंट T इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले U इवेंट की बात करते हैं अपन। एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C दे रखा है अपने को, ठीक है। मैं S1 को A मान लूँ, S2 को B मान लूँ, S3 को C मान लूँ। तो ये अपने को दे रखा है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपन वेन डायग्राम की बात करें तो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ये अपने पास S1 है, ये S2 है और ये S3 है। ABC DEF GH है ना, 3 इवेंट का अपन वेन डायग्राम बना लेते हैं।
अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3 1/2 दे रखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एच। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2, ठीक है, h की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसके बाद में अपने को v दे रखा है, अपने को v में क्या दे रखा है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, और ये दे रखी है प्रोबेबिलिटी अपने को 1/10। तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है एक्चुअल में कि 1/10 जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है अपने को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी इसमें बोला है कि S2 और S3 सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो S1 के सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो a प्लस एच और जो काम की चीज़ है वो अपने ऊपर लिख दी है। ये अपने को 1/10 दे रखा है और h दे दिया अपने को 1/2, h का दे दिया 1/2, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 1/10 इक्वल टू 2a प्लस 1, ठीक है, h को रख दिया 1/2, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ, 2a प्लस 1 इक्वल टू 20a, 2a प्लस 1 इक्वल टू 20a, तो यहाँ से अपने पास a इक्वल टू कितना आ गया 1/18, a इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1/18। इसके बाद में तीसरा अपने को w इवेंट दे रखा है कि S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को 1/12 दे रखी है, तो S2 उसको सॉल्व कर पा रहा है, S3 उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, S3 सॉल्व नहीं कर पा रहा है, S2 उसको सॉल्व कर पा रहा है, इसका मतलब b प्लस डी दे रखा है अपने को, b प्लस डी कितना दे रखा है अपने को 1/12, क्लियर है। इसके बाद में अपने को t इवेंट बोला है कि S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो S3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो क्या होगा भाई, S3 के लिए क्या है C प्लस E प्लस G प्लस F, ये इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है कि S3 उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच की वैल्यू क्या होगी 1, तो c प्लस ई प्लस जी प्लस एफ निकालना है अपने को, तो उसको क्या करेंगे अपन 1 माइनस जो बच गया वो बच क्या गया अपने पास a प्लस बी प्लस डी प्लस एच, यही होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अपने को b प्लस डी पता है, a पता है अपने को और h पता है, तो यहाँ रख देंगे अपन, तो 1 माइनस 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/2, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 1 माइनस, तो एलसीएम आ गया 36, 2 प्लस 3 प्लस 18, तो ये कितना बन गया 5, 20, 1 माइनस 23/36, ठीक है, तो 36 माइनस 23 13/36। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 3 में अपने को बोला है कि कोई फंक्शन दे रखा है जो ऑल रियल नंबर पे डिफाइन है, डिफाइन फ्रॉम R to R, और fx दे रखा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 1/x दे रखा है, पहला ऑप्शन अपने को बोल रखा है कि द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन LHD की, LHD की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब 2 माइनस 2h स्क्वायर, सॉरी 0 माइनस h माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर साइन 1/h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से अपन डिवाइड कर दें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h प्लस h इंटू साइन 1/h। अब h को 0 रखेंगे तो साइन 1/h ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में, लेकिन ये ऑलरेडी h से मल्टीप्लाइड है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसके बाद में अपन RHD की बात करें, RHD में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1/h माइनस 2 अपॉन प्लस h, ठीक है, माइनस h से डिवाइड करेंगे तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन फिर कैंसिल करेंगे 2 से 2 को और h से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, लिमिट
h टेंड्स टू 0 2h माइनस एच साइन 1/h माइनस 2h, h को 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब एल एच डी इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास यहाँ पे, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू 0। इसका मतलब f है वो 0 पे डिफरेंशिएबल है, जबकि ए ऑप्शन में बोला है कि नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ए इनकरेक्ट है ना, ए क्या है इनकरेक्ट। इसके बाद में अपने को बी ऑप्शन में बोला है देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to डेल्टा। तो सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो यहाँ से एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x² माइनस x² साइन 1/x। तो एफ डैश एक्स निकाले अपन, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2x साइन 1/x माइनस x² एज इट इज साइन 1/x का करेंगे तो कोस 1/x और 1/x का करेंगे तो माइनस 1/x²। तो यहाँ x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया अपने पास एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस 1/x माइनस 4x माइनस 2x साइन 1/x, है ना। अब अपन 0 के राइट में बात करें, अपन कोई डेल्टा एक नंबर बता रहा हो, ये यहाँ पे x इक्वल टू 0 है। अब अपन बात करें 0 प्लस पे, 0 प्लस पे बात करेंगे, 0 प्लस पे बात करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है कोस 1/x और इसकी रेंज क्या होती है -1 से 1। अब जैसे अपन 0 प्लस रखेंगे तो कोस 1/x, कोस में इन्फिनिटी बनेगा, कोस में इन्फिनिटी बनेगा तो 0 प्लस पे कोस 1/x की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करेगी -1 से 1 के बीच में। तो जैसे 0 प्लस पे जाएंगे तो -1 से 1 के बीच में बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करेगी ये वैल्यू, ऑसिलेट करेगी तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज होगा भाई, ये -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, ये तो टेंड्स टू 0 हो गया। ये -1 से 1 के बीच में इन्फिनिटी पे जब अपन 0 रखेंगे यहाँ पे 0 प्लस, तो कोस के अंदर इन्फिनिटी बनेगा। अब इन्फिनिटी के आसपास तो कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है 0 से 2π में, तो इन्फिनिटी के आसपास तो 0 से 2π बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करेगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करेगा तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज होगा बार बार पूरी स्पीड से। तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज होगा, इसका मतलब वहाँ पर वो क्या है एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है एक छोटे से इंटरवल के लिए। तो इसका मतलब ना तो डिक्रीजिंग है ना क्या है इंक्रीजिंग है। तो अपने बी ऑप्शन में क्या बोला है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। इसके बाद में सी ऑप्शन की बात करें अपन, सी ऑप्शन में बोला है कि नॉट इंक्रीजिंग माइनस डेल्टा से, इधर इस साइड में बात करेंगे तो अपन 0 माइनस रखेंगे, यहाँ पे 0 माइनस रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। 0 माइनस रखेंगे -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज होगा, एफ डैश एक्स का साइन चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है वो इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में बोला है कि x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इक्वल टू 0 क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब यहाँ से अपन देखें तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2 माइनस x² 2 प्लस साइन 1/x। अब इधर बात करें तो 2 प्लस साइन 1/x तो क्या होगा 2 प्लस साइन 1/x तो क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। भाई साइन 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, x² भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 0 प्लस पे बात कर रहे हैं अपन। 0 प्लस रखो चाहे 0 माइनस रखो, ये क्वांटिटी क्या रहेगी हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा कुछ ना कुछ, चाहे 0 माइनस एच पे बात करो चाहे 0 प्लस एच पे बात करो। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को एग्जैक्ट 2, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है एग्जैक्ट 2। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 माइनस एच एंड ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 प्लस एच। इसका मतलब एफ ऑफ 0 क्या है x इक्वल टू 0 क्या है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम,
और इसने क्या बोल रखा है कि क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसका मतलब डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है, पी मैट्रिक्स है ना, और दो रिलेशन दे रखी है, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी और क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज। तो यहाँ से अपन सबसे पहले क्यू मैट्रिक्स मान लेते हैं ना। क्यू मैट्रिक्स मैंने मान ली, वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और सबसे पहले अपन करते हैं पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी। तो 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3g 3h 3i इक्वल टू क्यू पी। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 2a 2b 3c, फिर यहाँ से रो बाय कॉलम 2d 2e 3f, फिर 2g 2h 3i, ये इक्वल करेंगे तो 3c इक्वल टू 2c, इसका मतलब c को 0 होना पड़ेगा। इसके बाद में 3f इक्वल टू 2f, 3f इक्वल टू 2f, इसका मतलब f क्या है 0। इसके बाद में 2h इक्वल टू 3h, मतलब h भी क्या है 0, और 2g इक्वल टू 3g, इसका मतलब g भी क्या है 0। तो इस रिजल्ट से जो ये रिलेशन दे रखा था अपने को पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, इससे अपने पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, सी एफ एच चारों क्या होंगे 0। तो जो क्यू मैट्रिक्स है वो क्या बन गई अपने पास, क्यू मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ए बी 0 डी ई 0 0 0 आई, ये अपने पास क्यू मैट्रिक्स आ गई। मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया आई, तो क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया आई। तो यहाँ पे मैं क्यू ट्रांसपोज लिखूं, क्यू ट्रांसपोज क्या होगी, ए डी 0 बी ई 0 0 0 आई। अब क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज रो बाय कॉलम अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर देते हैं। तो अपने पास क्या क्या रिलेशन आए देखो, पहला अपने पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा ए डी प्लस बी ई इक्वल टू 0, और थर्ड डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 और आई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपने पास 4 रिलेशन आ जाएंगे वहां से। अब अपने को आई लेते हैं, पहला केस आई इक्वल टू 1 ले लेते हैं ना। अपने को भरना क्या क्या, ए कोमा बी कोमा डी कोमा ई, बस ध्यान ये रखना है कि ए डी इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो अपने को बोला क्या गया कि मैट्रिक्स क्यू मैट्रिक्स है वो, उसकी इंट्रीज क्या है इंटीजर, इंट्रीज क्या है इंटीजर, इंट्रीज इंटीजर है तो ए बी डी क्या होंगे यहाँ पे 1 0 या फिर -1, ठीक है। तो इसको अपन भरते हैं बस इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ना। तो क्या क्या हो सकता है 1 0 0 1, या फिर -1 0 0 0 -1, या फिर -1 0 0 1, या फिर 1 0 0 -1। दूसरा केस 0 1 1 0, या फिर 0 -1 -1 0, या फिर 0 -1 1 0, या फिर 0 1 -1 0। तो यहाँ से टोटल कितने केस आए 8, इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। अब दूसरा केस अपन लेंगे आई इक्वल टू -1, तो वहाँ भी टोटल कितने केस आएंगे 8। तो टोटल नंबर ऑफ क्यू मैट्रिक्स कितनी होंगी 16। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। इस सेक्शन में मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको अपन टेकल करेंगे 1 by 1। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि L1 बी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन गिवन बाय द इक्वेशन। आपको दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो अपन जानते भी हैं, ठीक है। L2 बी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू L1, इस पॉइंट से तो पास कर रही है, और वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, ठीक है।
एम डिनोट द प्लेन गिवन बाय द इक्वेशन, ये एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो बेसिकली एक तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दे रखी है, एक और लाइन दे रखी है L2 जो इस पॉइंट से तो पास कर रही है, L1 के पैरेलल है, और ये प्लेन दे रखा है, ठीक है। सपोज L2 मीट्स द प्लेन M एट पॉइंट Q, मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको जो प्लेन गिवन है, ये लाइन L2 इस प्लेन को कट कर रही है किस पॉइंट पे, Q पे, और P से पास कर रही है, विच इज पॉइंट 2 -1 3, ठीक है। और ये बोल रखा है ये जो लाइन है L1 के पैरेलल है, ये जो L2 लाइन है ये लाइन L1 लाइन के पैरेलल है, और हम जानते हैं कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है उसके अलोंग अगर वेक्टर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट से लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही रहा होगा उसका डायरेक्शन वेक्टर के पैरेलल, ठीक है, ठीक है। और क्या पूछना चाह रहे हैं, आर बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू M, यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पॉइंट R है, करेक्ट। और इसी ट्राइंगल के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, लेंथ PQ बता दो, QR कैलकुलेट कर लो, इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, और एक्यूट एंगल बता दो PQ और PR के बीच में, ठीक है। तो एक चीज तो नोटिसेबल है कि PR तो अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो लेंथ PR है बेसिकली पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है क्या, तो प्लेन हमें गिवन ही है, इस प्लेन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैलकुलेट करनी है, करो पॉइंट सेटिस्फाई कराऊं तो 4 -1 -6 -6 डिवाइडेड बाई 4 + 4 + 1 3 हो जाएगा मोड, कितनी आ रही है 3, तो ये डिस्टेंस कितने आ गई 3, ठीक है। हाँ अब देखो ये पॉइंट Q और R कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ये एंगल थीटा कैलकुलेट कर लूँ, जो ये बोल रहा है कि PQ और PR के बीच का एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल से बाकी डिस्टेंस बता पाएंगे क्या, बहुत ईजिली बता सकते हैं नहीं। और PR कैलकुलेट करने के लिए PR के अलोंग वेक्टर जो लिखूँ, ये बेसिकली L1 के पैरेलल ही है क्या, नहीं, और L1 है इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसको लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से N1 क्रॉस N2 से, पहले प्लेन का नॉर्मल क्या है 2 3 1, दूसरे का नॉर्मल 1 2 1, तो PR वेक्टर आपका मिल सकता है I कॉम्पोनेंट 3 - 2I हो जाएगा, 2 - 1 ये भी 1 आ गया, K कॉम्पोनेंट 4 - 3 ये भी K, ये मिल गया, ठीक है। और ये जो PR वेक्टर है प्लेन के परपेंडिकुलर ही है क्या, गिवन प्लेन के, तो प्लेन का जो नॉर्मल है उसके लोग ले सकते हैं, प्लेन का नॉर्मल कितना है 2 1 -2 DR है क्या, तो नॉर्मल हो जाएगा 2I + J - 2K, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है उसी को बोल रखा है थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेसिकली दोनों का डॉट प्रोडक्ट विच इज 2 -1 -2 डिवाइडेड बाई ये कितना बना √3, और ये इसका मैग्नीट्यूड 3, और एक्यूट एंगल बोल रखा है तो मोड ले लूँ क्या, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 तो खत्म हो गया 1/3√3, ठीक है। और हमसे क्या बोल रखा है कोस इनवर्स 1/2√3, तो ये जो डी ऑप्शन है ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट बोले डिस्टेंस बता दो, तो ये जो PQ डिस्टेंस है बेसिकली मैं इधर लिख देता हूँ, ये PQ डिस्टेंस जो आई होगी ये वाली डिस्टेंस, राइट एंगल ट्राइंगल से लिखूँ तो क्या लिखूंगा, हाँ ये बनेगा PR/PQ, कोस थीटा होता है क्या, तो ये हो जाएगी PR sec थीटा, और अपने पास कोस थीटा अगर है तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी 3√3, कितनी आ जाएगी 9√3, सही दिया है, ये बोल रहे डिस्टेंस कितनी है 9√3। लेंथ QR बताओ, तो अगेन QR/PR क्या हो गया tan थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ QR को भी, हम QR क्या हो जाएगी PR tan थीटा, तो PR तो कितनी है 3 tan थीटा, कोस थीटा अगर 1/3√3 है, tan थीटा आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा √26/1, तो 3√26, ये बोल रहे हैं 15 है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट बोल रहा है एरिया बता दो, तो बहुत इजीली बता सकते हैं, डेल्टा तो हाफ बेस इंटू हाइट लिख दूंगा, तो 1/2 बेस कितना है QR अभी कैलकुलेट किया 3√26, और हाइट कितनी PR कितनी है 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 √, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो वही आएगा 234, ठीक है, तो C ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा A एंड C। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फंक्शन पे बेस्ड है, आपसे बोल रखा है n डिनोट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जो जनरली अपन लेते भी हैं, z डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कंसिडर द फंक्शन f कहाँ से कहाँ डिफाइन है n से z में, नेचुरल नंबर से इंटीजर में, और g डिफाइन है इंटीजर से नेचुरल नंबर में, तो fn भी गिवन है n+1/2 व्हेन n इज ऑड एंड 4n - 1/2 व्हेन n इज इवन, और gn बोल रखा है 3n
3+2n है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और n अगर लेस देन 0 है तो -2n है, और इन्हीं पे कमेंट करवा रखा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं जब भी ये डिस्क्रीट वैल्यू गिवन हो डोमेन को डोमेन में, तो अपन कैसे चेक करते हैं, वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं नहीं। जैसे मैं f की बात करूं तो f की 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो 1 ओड है क्या, 2+1/2 कितना हो गया, 1 हो गया क्या। ठीक है, अगर मैं 3 पे वैल्यू कैलकुलेट करूं वो भी यहीं से मिलेगी नहीं, 4/2 कितना मिल जाएगा 2। अगर मैं 5 पे वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितनी 3, तो ये 1 2 3 4 सारे मिल जाएंगे कि ओड इनपुट पे। ठीक है, सेम अगर मैं इवन वाली वैल्यू चेक करना चाहूँ 2 पे वैल्यू चेक करूँ तो 2 पे चेक करूँ तब भी कितना आएगा 1, और अगर मैं 4 पे वैल्यू चेक करूँ तो कितना हो जाएगा 0, यही वैल्यू बनेगी नहीं। सिमिलरली अगर मैं 6 पे चेक करूँ तो 6 पे चेक करूँ तो कितना बनेगा -1, तो ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी इसके बाद 1 0 -1 -2 -3 ये मिल जाएगा करेक्ट। तो अपन क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन रहा होगा 1 1 तो नहीं है, कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो f जो फंक्शन है नोट 1 1, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नोट 1 1 बोलना चाह रहा था, नोट 1 1, बट f इज ऑन टू, क्या ऑन टू फंक्शन है ये भी चेक करो, क्या पूरी वैल्यू मिल पा रही है क्या, हाँ आराम से मिल रही है। अब देखो सारे इंटीजर आ जाएंगे क्या, पॉजिटिव वाले तो यहाँ से आ जाएंगे, नेगेटिव वाले सारे यहाँ से मिल जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा कि नोट 1 1 बट ऑन टू, 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ऐसे कुछ जी के साथ करो, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो ये सारी वैल्यू आ रही है क्या, जैसे 0 पे वैल्यू क्या आएगी 3, ये तो AP बन रही है। 1 पे कितनी मिल जाएगी, 1 पे मिल जाएगी 5, 2 पे मिल जाएगा f नहीं g है, सॉरी ये जो बातें अपन कर रहे हैं कौन से फंक्शन कर रहे हैं, g की, जी हाँ। अगर मैं इसमें वैल्यू कौन सी रखूँ 2 रखूँ तो 2 पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7 एंड सो ऑन। और अगर नेगेटिव पे चेक करना चाहूँ -1 पे वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो 2 आएगी, अगर मैं -2 पे कैलकुलेट करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी 4, और अगर मैं -3 पे कैलकुलेट करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि कहीं भी सेम वैल्यू तो नहीं मिल रही है, ये जो फंक्शन रहा होगा 1 1 ही रहा होगा क्या, नहीं, बस ऑन टू है कि नहीं वो चेक करो। तो 1 1 फंक्शन तो है, ऑन टू है क्या नहीं, 1 आउटपुट में नहीं मिल पा रहा है, अगर मैं आउटपुट ऑब्जर्व करूँ तो 1 कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, 1 को छोड़ के बाकी सारे तो मिल गए क्या, नहीं। तो बोल रखा है जी इज 1 1 एंड ऑन टू, नहीं 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ gx और g ऑफ fx, इन पे और बात करनी है, तो ये और कैलकुलेट करो भाई। अगर मैं f ऑफ g ऑफ n कैलकुलेट करूँ तो बेसिकली क्या करना है, f में जहाँ जहाँ भी n है n की जगह क्या रख दो gn, क्या बन जाएगा, ये बनेगा gn प्लस 1/2, जब gn क्या है ओड है, और यही बन जाएगा 4 माइनस gn/2 जब gn क्या रहा होगा even, ये वैल्यू आई होगी। तो बस मेरे को ये चेक करना है कि gn ओड कहाँ है even कहाँ है, तो बहुत आराम से चेक कर सकते हैं कि 2n + 3 तो हमेशा ही क्या होगा ओड ही होगा, और -2n हमेशा क्या होगा even। ठीक है, तो gn जो है वो ओड कब हो रहा है, gn ओड हो रहा है जब n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस केस में कैसा आ रहा है ओड, उस केस में डेफिनेशन क्या है 3 + 2n, तो यहाँ 3 + 2n रखूँ तो 3 + 2n + 1, 4 + 2n/2 क्या बन जाएगा n + 2। ठीक है, और अगर मैं n नेगेटिव की बात करूँ तो इवन है क्या, इवन है तो यही रखेंगे, उस केस में डेफिनेशन क्या है -2n, तो 4 + 2n/2 अगेन क्या बन गया n/2। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है f ऑफ gn, ये तो हमेशा हमेशा ही क्या है n + 2 ही बना होगा क्या, करेक्ट। और अगर n + 2 है तो 1 1 है, ये तो पक्की बात है, और ये बोल रखा है कि f ऑफ gn नॉट 1 1, झूठ बोल रहा है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कौन सा बचा g ऑफ fn, ये और कैलकुलेट कर लो। तो अगर मैं g ऑफ fn और कैलकुलेट करूं तो g में जहां भी n की जगह क्या रख दो fn, तो क्या बनेगा ये 3 + 2fn, और यहाँ पे -2fn। हाँ ये कब बनेगा, जब fn रहा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये बनेगा जब fn रहा होगा लेस देन 0। तो ये और चेक करो कि पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है f ऑफ n। ठीक है, तो पहले तो यहीं से n अगर मैं ओड वैल्यू रख रहा हूँ, सारी ओड नेचुरल वैल्यू तो रख रहे हैं अपन, तो सारी ओड वैल्यू अगर मैं रख रहा हूँ तो पॉजिटिव ही आएगा, नहीं तो एक तो कब मिल रहा है जब n ओड है, मतलब 1 3 5 7 9 ये सारी वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है,
उस केस में डेफिनेशन क्या है एफ एन की, n प्लस 1/2, तो 2n क्या रहा होगा, n प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 4 प्लस n, ये आ जाएगा नहीं। हाँ ये पार्ट भी कभी कभी पॉजिटिव हो रहा है, देखो 2 पे कितना मिल रहा है 1 और 4 पे 0, हाँ इक्वल टू भी है क्या, हाँ इक्वल टू भी चलेगा नहीं। तो दो इवन वैल्यू भी ऐसी हैं, कौन कौन सी, 2 और 4, जहाँ पे एफ एन नॉन नेगेटिव है ऐसा बोल दो, ठीक है। मैं 2 वैल्यू रखूँ तो एफ एन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और जी ऑफ 1 कितना है 5, तो वैल्यू क्या मिलेगी 5। अगर मैं 4 रखूँ तो एफ ऑफ 4 कितना आ रहा है 0, और जी ऑफ 0 कितना है 3, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और अब से ये चेक करना है कि नेगेटिव कहाँ होगा, तो ये बाकी जितनी भी वैल्यू है 6 बोल दो 8, इन सब पे एफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा जब एन की वैल्यू है 6, 8, 10 ये सर, ठीक है। उस केस में डेफिनेशन क्या है एफ एन की, 4 माइनस एन बाई 2, ठीक है। तो 2 एफ एन क्या हो गया 4 माइनस एन, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो एन माइनस 2, ये रहा, ठीक है क्या। तो ये अपना फंक्शन है, हमें क्या चेक करके बताना है, 1 1 है कि नहीं, मैनी 1 है कि नहीं, वो सब चेक करके बताओ। तो 1 1 मैनी 1 तो आराम से चेक हो जाएगा, इसमें 1 रखूँ तो कितना आ रहा है 5, तो 1 पे भी वैल्यू 5 आ रही है और 2 पे भी कितनी आ रही है 5, तो 1 1 तो नहीं है। ऑन 2 है कि नहीं वो चेक करो, ऑन 2 है कि नहीं वो चेक करने के लिए वैल्यू चेक करो भी। मैं 1 रखूँ तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, 3 रखूँ तो 7 मिलेगा, 5 रखूँ तो 9, ये तो एपी बन रही है ना, 7 रखूँ तो 11, ये सारी वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। 5 तो ऑलरेडी मिल गया, 3 भी मिल गया, उसके आगे वैल्यू यहाँ से मिलेगी, 6 रखूँ तो 4 मिलेगा, 8 रखूँ तो 6 मिल जाएगा, 10 रखूँ तो 8 मिल जाएगा, तो ये 10, ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी क्या, नहीं। क्लियरली दिख रहा है कि सारे आउटपुट तो नहीं मिल पा रहे हैं, 1 नहीं मिल पा रहा है, 2 नहीं मिल पा रहा है, कभी नहीं हो पा रहा ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑन 2 नहीं होगा। तो सही बात है 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं, 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया क्या। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का है, सिंपल सा सवाल है। आपको बोल रखा है कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये किसकी इक्वेशन है वो बता दो। तो अपन जानते हैं सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं कौन सा सर्कल है ये कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भी अपन बात करते हैं कि PA अपॉन PB अगर K के इक्वल है और K की वैल्यू 1 अगर नहीं है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को, ठीक है। और कौन सा सर्कल होता है जिसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कौन से हैं, A और B को K/1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट जो दे रखे हैं पॉइंट कौन से हैं, एक पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है 0,3, और रेशियो कितना दे रखा है 2:1। तो दो पॉइंट कैलकुलेट करने हैं जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, Z1 और Z2 को। मैं एक पॉइंट को P बोल देता हूँ, एक पॉइंट को Q बोल देता हूँ, ये Q रहा होगा, ठीक है। तो 2:1 में इंटरनल डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओ, कितना हो गया 0 1, तो 1/3, हाँ ये हो जाएगा 6 + 2 8/3, ठीक है। और अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाऊं तो ये कितना बनेगा 6 - 1, नहीं अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूं तो कितना बनेगा 0 - 1, ये बनेगा 0 - 1 तो -1 ही हुआ। और वाई कोऑर्डिनेट देखूं 6 - 2 कितना हो गया 4/1 करोगे तो ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, बेसिकली इस वाले सर्कल की बात हो रही है, जेड इस सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर चाहिए, तो सेंटर तो मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों का, नहीं तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको भी लिख लेता हूँ -3/3 और 12/3 लिख सकता हूँ क्या, दोनों का मिड पॉइंट वो सेंटर हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या मिलेगा, हाँ ये बनेगा 1 - 3 - 2 तो -1/3 और ये 20 तो 10/3, तो सेंटर तो कितना रहा होगा -1/3, 10/3 विच इज गिवन इन ऑप्शन ए, ठीक है। और रेडियस की बात करूँ तो PQ डायमीटर ही है, तो 2r की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, PQ के इक्वल ही होगी क्या, तो 1/3 तो कॉमन ले लो, √(-3 - 1 4 का स्क्वायर कितना 16 और 12 - 8 4 ये भी कितना 16, ये बना, तो 4√2 ही बन गया क्या 4√2/3, लेकिन r की वैल्यू नहीं है 2r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू 2√2/3, ये रेडियस रही होगी 2√2/3, ठीक है क्या, करेक्ट। हाँ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो डायरेक्ट रख दो, यहाँ पे Z1 रख दो, Z2 रख दो, मोड ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, उससे भी आ जाएगा सर्कल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपको गिवन है, बोल रखा है लेट सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर ऑन द सेट दिस, एक सेट गिवन है, मैं सेट को ए बोल देता हूँ, इस पे सारे के सारे रिलेशन डिफाइन है जिसकी बातें की है, सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट,
तो ऐसे रिलेशन कितने बनेंगे वो बताने हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और एग्जैक्टली कितने एलिमेंट है उसमें, 10 एलिमेंट है। ठीक है, तो अपन जानते हैं जो भी रिलेशन बनेंगे वो बेसिकली ए क्रॉस ए के सबसेट ही तो होंगे, नहीं? और ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? अगर ए में 6 एलिमेंट है तो 6 × 6 टोटल 36 हो जाएगा। बेसिकली 36 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऐसा बोल दो। ठीक है, तो अगर उस 36 ऑर्डर्ड पेयर को अगर लिखना चाहूँ तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? जैसे ए का रिलेशन ए से होगा, ए कोमा बी भी आएगा, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए कोमा ई, ए कोमा एफ। ये समझने के लिए लिख रहे हैं खाली अपन। सेम बी कोमा ए, बी कोमा बी, बी कोमा सी, बी कोमा डी, बी कोमा ई, बी कोमा एफ। ठीक है, लिखते चले जाओ। लास्ट क्या बनेगा? एफ कोमा ए, एफ कोमा बी, एफ कोमा सी, एफ कोमा डी, एफ कोमा ई, एफ कोमा एफ। यही तो वो 36 ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन जो होगा बेसिकली इसका सबसेट ही बनेगा, नहीं? तो हमें करना क्या है? अगर उसमें एग्जैक्टली 10 एलिमेंट है तो टोटल 36 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 10 सेलेक्ट करने हैं। बट कंडीशन ये कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब उसमें ए कोमा ए, बी कोमा बी, ये डायगोनल वाले तो सारे होने ही चाहिए क्या? ठीक है क्या? तो ये जो 6 है तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, इनमें तो आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ये 6 तो उसमें होने ही चाहिए। कितने और बचे? 4 सेलेक्ट करने हैं, नहीं? अब अगर सिमेट्रिक बनाना है तो अगर आप ए कोमा बी को पिक कर रहे हो, बी कोमा ए अपने आप हो गया, है ना? अब अगर ए कोमा सी पिक कर रहे हो, सी कोमा ए अपने आप पिक हो जाएगा, नहीं? तो आपको 4 नहीं पिक करने, बेसिकली 2 पिक करने हैं। तो अगर मैं इस साइड से 2 पिक कर लूँ, इधर से 2 ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगे क्या? नहीं। टोटल कितने एलिमेंट थे? 36। डायगोनल में कितने हैं? 6। अगर मैं 36 में 6 लाऊं कितने बचे? 30। 30 में से 15 ऊपर रहे होंगे, 15 नीचे। तो इन 15 में से 2 सेलेक्ट कर लो, बेसिकली वही अपना आंसर हो जाएगा, है ना? तो 15 में से 2 सेलेक्ट कर लूँ तो 2 यहाँ से आ गए, 2 डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट हो गए जो सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है उसके लिए, और 6 ये हैं, टोटल 10 हो जाएंगे क्या? तो ये अपना आंसर रहा होगा। तो 15C2 की वैल्यू 15, 14/2 कैंसिल कर दूँ क्या? 7 टाइम, ये कितना होता है? 105। ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि फॉर एनी 2 पॉइंट्स m and n in xy plane, mn vector denotes the vector from m to n and o denotes the 0 vector। ठीक है, फिर बोलता है let PQR be 3 distinct points in xy plane, S be a point inside a triangle PQR such that आपको एक कंडीशन दे रखी है SP + 5 SQ + 6 SR = 0। फिर आपसे बोलता है E and F be the midpoints aside PR and QR respectively, then the value of length of the line segment EF by length of the line segment ES। तो अपन एक काम करते हैं, जैसे ये बोल रहा है हम वैसे वैसे स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले इसने बोला एक ट्राइंगल है, ठीक है? तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। आपके पास एक ट्राइंगल है, एक रैंडम ट्राइंगल बना रहा हूं। तो PQR, इसने आपको बोला एक ट्राइंगल है PQR। अब इसने आगे बोला है आपको कि इसमें इसने बोला ये ठीक है, इसने एक कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है? अब इसने बोला कि इस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है S, इस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है S, तो S भी ए पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल PQR। अब इसने कंडीशन दे रखी है, वो बाद में देखते हैं अपन। फिर E एंड F विद द मिड पॉइंट साइड PR एंड QR। तो PR का मिड पॉइंट कौन हो गया? E हो गया, और QR का मिड पॉइंट कौन हो गया? F हो गया। मिड पॉइंट है तो अपन दिखा देते हैं कि भैया ये मिड पॉइंट है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक है? अब एक काम करते हैं बेटा, हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई अगर मुझे कोई भी ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट इमेजिन करना है तो मैं एक पॉइंट को ओरिजिन इमेजिन कर सकता हूँ। तो सपोज करो मैंने P को ओरिजिन मान लिया, तो Q पॉइंट को मैं Q वेक्टर मान लेता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए, और R पॉइंट को मैं R वेक्टर मान लेता हूँ, ये भी पोजीशन वेक्टर हो गया। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? E के कोऑर्डिनेट्स हो गए R वेक्टर बाई 2, और F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? Q प्लस R बाई 2, ठीक है? और S मुझे पता नहीं, इसको X मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है? अब हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसने हमें बोला है कि SP + 5 SQ + 6 SR = 0। तो क्योंकि SP वेक्टर है तो SP वेक्टर को मैं लिखता हूँ P - S। P क्या है? ओरिजिन है। S क्या है? X है। तो ये हो जाएगा 0 - X वेक्टर प्लस 5 टाइम्स ऑफ SQ। SQ क्या हो गया? Q - S। तो QQ - X
प्लस 6SR, प्लस 6SR क्या हो जाएगा, R माइनस S, S क्या है x इक्वल्स 0। ठीक है, अब मैं यहां से देखता हूं कि माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 6x, तो माइनस 12x हो गया, और यहां क्या बच गया, प्लस 5Q प्लस 6R इक्वल्स क्या हो गया, 0। तो यहां से आपके पास x वेक्टर की वैल्यू आ गई। x वेक्टर कितना आ गया आपके पास में, 5Q प्लस 6R बाई 12। ठीक है, चलो ये अपन ने निकाल के बाजू रख लिया, इसको अपन इक्वेशन ए नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमसे ये आगे क्या बोल रहा है, हमसे आगे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ EF, तो लेंथ ऑफ EF, अच्छा चलो EF जो लेंथ है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ। आप देखिए EF क्या है, EF ये लेंथ है, ये लेंथ, और लेंथ ऑफ ES कौन सी लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। इन दोनों लेंथ्स का रेशियो आपसे ये पूछ रहे हैं। चलो बेटा, पहली बात तो है EF की लेंथ है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है। मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि अगर सपोज करो कोई ट्रायंगल PQR है और E और F उसके मिड पॉइंट है, तो लेंथ ऑफ EF विल बी हाफ ऑफ लेंथ ऑफ PQ, तो PQ की लेंथ का हाफ हो जाएगा। और PQ की लेंथ आपको पता है, PQ की लेंथ है Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हाफ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जो मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ EF बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ES। ठीक है, चलो जी, अब मैग्नीट्यूड ऑफ EF जैसा मैंने आपको बताया ये क्या हो जाएगा, Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ, तो इसको हाफ दिखा देते हैं अपन, Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ, तो मॉड ऑफ Q बाई 2, और ES क्या हो जाएगा, S माइनस E, S क्या हो गया आपके पास, X माइनस E। ठीक है, अब वैसे आपने ना S भी निकाल लिया, S आपने क्या निकाल रखा है, इसको पर रख ही देते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, इसको भी आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो इसकी वैल्यूज को, तो यहाँ हो जाएगा S क्या है, X क्या है आपके पास में, 5Q प्लस 6R बाई 12 माइनस E क्या है, R बाई 2। ठीक है, इसका आपको रेशियो लेना है। चलो थोड़ा देखना इसको, ये क्या लिखा हुआ है, 6R बाई 12 मतलब R बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया मैग्नीट्यूड ऑफ Q बाई 2 अपॉन 5Q बाई 12। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 12/10, ये क्या लिखा हुआ है, 12/10। आपका आंसर क्या आ गया, 1.2। तो इजी क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोलता है S be the set of all 7 digit numbers that can be formed using the digit 0, 1, 2। तो S क्या है, एक सेट इसने दे दिया जिसके अंदर जितने भी 7 डिजिट के नंबर से यूजिंग द सेट 0, 1, 2 को यूज करते हुए जितने भी नंबर बन सकते हैं सारे बना दो। इसने बोला है कि पहली डिजिट पर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अपन ये बात वैसे भी टेक केयर करते हैं कि अगर नंबर बनाना है तो पहली प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए। उसके अंदर बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन X, कि इस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है X में, इन S जो X है वो सबसेट है S का, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट 0 एंड 1 अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस इन X। अब जैसे हमने ये कीवर्ड पढ़ा एटलीस्ट, तो हमारे मन में क्या थ्योरम आ गई, समेशन थ्योरम आ गई या एडिशन थ्योरम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, मैं 2 सेट डिफाइन कर लेता हूं, A सेट डिफाइन कर लेता हूं, एग्जैक्टली 0 इज यूज्ड ट्वाइस, और सेकंड बात B सेट डिफाइन कर लेता हूं, एग्जैक्टली 1 इज यूज्ड ट्वाइस। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एटलीस्ट वन ऑफ 0 और 1 अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस। तो मुझे बेसिकली निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ठीक है, अब ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला बोल लो चाहे एडिशन थ्योरम बोल लो, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब हम एक एक करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A काउंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B काउंट करते हैं, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। चलो अब समझते हैं पहले A के बारे में। A
ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है एग्जैक्टली जीरो इज यूज ट्वाइस। अब देखो सुनो मेरी बात को, कि आपको बोल रहा है कि 7 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अब जीरो को एग्जैक्टली ट्वाइस 2 बार यूज करना है, लेकिन जीरो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता। तो जीरो कहाँ आ सकता है, बोला सर बचे हुए 6 जगह पर कहीं पर भी जीरो आ सकता है। तो 6 में से आप कोई भी 2 जगह सेलेक्ट कर लो और वहां पर जीरो को बैठा दो। सपोज करो आपने ये प्लेस सेलेक्ट कर ली और ये प्लेस सेलेक्ट कर ली, तो मैंने जीरो को यहां पर सेलेक्ट कर दिया, पुट कर दिया, और यहां पर जीरो को पुट कर दिया। तो अपन ने कंस्ट्रेंट फुलफिल कर लिया है। अब बची हुई किसी प्लेस पर भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अब हर प्लेस पर या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो यहां पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 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 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो हर 5 प्लेसेस पर 2 2 वेज हैं, तो 2 टू द पावर 5। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए काउंट कर दिए 6c2 इंटू 2 टू द पावर 5। अब 6c2 क्या होता है आपका 15 इंटू 2 टू द पावर 5 क्या हो गया 32। इसको कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी क्या बोलता है, एग्जैक्टली 1 इज यूज्ड ट्वाइस। जो 1 है ना वो केवल एक ही बार यूज होना चाहिए। 1 केवल 2 बार ही यूज होना चाहिए। चलो ठीक है। अब यार यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दिमाग तो क्या लगाना है, थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। आपने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि सर जीरो पहली प्लेस पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहली प्लेस पर 1 आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। और जैसे ही आपने सोचा ना कि पहली प्लेस पर 1 आ सकता है या नहीं आ सकता, वैसे ही बन गया केस, ठीक है। और जो केस बना आप वही बना लो, कि आप यहां पर बना लो 1 is fixed here, fixed here। आपने 1 को यहां पर फिक्स कर दिया और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 यहां पर नहीं आ रहा, ठीक है। ये 2 केस आपने बना लिए। अगर सपोज करो 1 यहां पर फिक्स हो गया है, अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि 1 जो है ना एग्जैक्टली 2 बार यूज हो, ठीक है। अब आपने बोला एक 1 तो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 1 वे हो गया। और अब कितनी प्लेस बच गई, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी एक जगह आप सेलेक्ट करो, ठीक है। और वहां पर आप 1 को वापस रख दो, ठीक है। तो अब आपने आपका कंस्ट्रेंट होल्ड कर लिया, आपका 1 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। आपको करना क्या, एक्जैक्टली 1 इज यूज्ड ट्वाइस, तो 1 2 बार आ गया। अब बची प्लेस पर या तो 0 आएगा या फिर 2 आएगा। तो बची हुई हर प्लेस पर या तो 0 आएगा या 2 आएगा। तो बची 5 प्लेसेस पर या तो 0 आएगा या 2 आएगा। तो हर प्लेस पर 2 2 वेज हैं, तो इंटू 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो यार ये क्या हो गया आपके पास में 6 इंटू 2 टू द पावर 32 हो गया, ठीक है। अब इस प्लेस में आपने क्या बोला, यहां पर आपने बोला कि सर 1 यहां नहीं आना चाहिए, 1 यहां पर नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। 1 यहां पर नहीं आना चाहिए, तो अब यहां पर 1 नहीं आना चाहिए, तो सर बची हुई प्लेस कितनी हो गई, 6 प्लेस बच गई। तो 6 में से कोई 2 प्लेस आपने सेलेक्ट करी, 6 में से कोई आपने 2 प्लेसेस सेलेक्ट करी और आपने वहां पर 1 को रख दिया। सपोज करो आपने 1 को यहां रख दिया और एक 1 को आपने यहां रख दिया, तो आपका कंस्ट्रेंट होल्ड हो गया। आपने जो सोचा था वो आपकी परेशानी खत्म हो चुकी है। अब 1 यहां पर आ चुका है। अब हमें पता है कि पहली प्लेस पर कौन नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। पहली प्लेस पर कौन नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहां पर कौन आएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो यहां पर कौन आएगा, आपके पास केवल एक ऑप्शन बचा, सर यहां पर 2 आएगा। तो यहां पर 2 कितने तरीके से सकते हैं, केवल एक तरीके से 2 को फिक्स कर दिया। और अब बची प्लेसेस पर ये जो 4 प्लेसेस बच गई हैं, इन 4 प्लेसेस पर या तो 0 आएगा या फिर 2 आएगा। तो 4 प्लेसेस पर या तो 0 आएगा या 2 आएगा, तो 2 टू द पावर 4। तो आपने बोला 62 वापस 15 इंटू 16, ये आपने कर दिया। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे वापस से। अब लास्ट बात है, लास्ट बात क्या बोल रहा है कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि सर 2 बार तो 0 आना चाहिए और 2 बार ही क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वापस आपने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आपने बोला कि सर 2 बार तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 बार तो 0 आना चाहिए और 2 बार ही 1 आना चाहिए। वापस से सेम कंस्ट्रेंट है बेटा, 1 को आप यहां पर फिक्स कर दो, तो 1 यहां पर हो गया, अपन ने फिक्स कर दिया। अब यहां से 1 नहीं हिल रहा, ठीक है। अब एक 1 तो आ चुका है। अब कितने 1 आने चाहिए थे, 2 1 आने चाहिए, 2 0 आने चाहिए थे, ठीक है। एक 1 आपने फिक्स कर दिया, एक 1 का कंस्ट्रेंट आपने होल्ड करवा दिया है, ठीक है। अब एक 1 का कंस्ट्रेंट आपने होल्ड करा दिया। अब आपके पास कितने डिजिट बच गए, जो पहले कंस्ट्रेंट होल्ड करते हैं अपन हमेशा, हम लोग हमेशा क्या सीखते हैं पीएनसी के अंदर कि आप सबसे पहले अपना कंस्ट्रेंट होल्ड करवा दो। तो कंस्ट्रेंट आपने होल्ड करवा दिया, 1 आपने यहाँ फिक्स कर दिया। अब आपको क्या है, एक 1 और 2 जीरोस को अरेंज करना है। सर कहाँ अरेंज करें, बोला सर 3 जगह सेलेक्ट कर लो, कोई भी 3 जगह, 1 2 3। आपने बोला 6 में से कोई भी 3 जगह सेलेक्ट कर लो और एक 1 और 2 जीरोस को
यहाँ पर अरेंज करा दो। अब मुझे बताओ एक 1 और 2 जीरोस को अरेंज कराने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए सर? ये हो गए 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो अब आपने क्या बोला? आपने बोला सर एक तरीके से आपने यहाँ पर 1 लिया है, यहाँ पर 0 लिया है, यहाँ पर 0 लिया है, तो आपका कंस्ट्रेंट होल्ड हो गया है। 2 बार 1 आ गया है, 2 बार 0 आ गया है। अब मुझे बताइए बचे हुए प्लेसेस पर कौन आएगा? अब बची हुई प्लेसेस पर यहाँ पर क्या आएगा? केवल 2 आ सकता है, तो इंटू 1, क्योंकि 2 केवल एक ही तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो अपनी कंडीशन होल्ड हो गई, सेटिस्फाई हो गई। और इसी के अंदर एक और केस बन रहा है। एक और केस क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने बोला सर 1 यहाँ पर नहीं आ रहा, 1 यहाँ पर नहीं आ रहा सर, 1 यहाँ पर नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना है? हमें 2 1 लेने और 2 जीरोस लाने इन 6 जगह पर। तो सबसे मतलब 6 में से कोई भी 4 जगह सेलेक्ट कर लो। सपोज करो आपने एक ये और ये 4 जगह आपने सेलेक्ट कर ली। अब इन 4 प्लेसेस पर आपको 2 1 और 2 जीरोस को अरेंज करवाना है। अब मुझे बताइए 2 1 और 2 जीरोस को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? तो आप बोल सकते हैं सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आपने देखो कंस्ट्रेंट होल्ड करवा दिया। अब आपको पता लग गया बची हुई जो भी प्लेसेस है सब पर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 फिक्स है, 2 फिक्स आ गया, तो मतलब नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? 1 हो गए। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा सर? 6C3 3 बाई 2 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 हो गया, प्लस 6C4 इंटू सर ये क्या हो गया? 6 हो गया। अब फाइनल आंसर देने के लिए आपको फाइनल आंसर देना है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आप सबको फॉर्मूले में पुट कर दो। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा वैल्यू? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 762। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है अल्फा बीटा विद द रियल नंबर्स, और आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है, आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस एक्स क्यूब को यहाँ से हटा के अपॉन एक्स क्यूब लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैंने ऐसा करा क्यों है? मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि आपको ढंग से ऑब्जर्व हो सवाल। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 को टेंड करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो 0 से 0 हो गया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ पर x इंटू कॉस 0 है, तो x 0 है तो ये भी 0 हो गया, और यहाँ पर भी 0 है, तो 0/0 का फॉर्मेट यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर 0/0 का फॉर्मेट बनता है तो हम लोग एल ऑर्बिटल रूल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अप्लाई करा, अप्लाई LH रूल, मैंने LH रूल को अप्लाई करा। अब यहाँ पर हम लोग पहले फंक्शन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप न्यूटन लैबनिज थ्योरम यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ जी सर, ये क्या हो जाएगा? अल्फा/2, और वेरिएबल क्या है? t की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीटा। हाँ जी, अब x cos x को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पहले क्या आ जाएगा सर? पहले x का डेरिवेटिव हो गया 1 और cos x को ऐसा कैसा रख दिया, फिर x को ऐसा कैसा रखा, cos x का हो गया माइनस साइन x, तो यहाँ हो गया माइनस x साइन x होल डिवाइडेड बाई, हाँ जी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया? 3x स्क्वायर। चलो ठीक है, अभी एक्सप्रेशन बन रहा है। चलो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ क्या बन रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ सर, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम आ रहा है, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर से। तो ओवरऑल एलसीएम क्या आ जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, और बच क्या क्या गया? तो सर ये अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो सर इस तरीके से हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बीटा इंटू ये, तो मैंने ये लिखा है। आई होप क्लियर है। ठीक है जी, अब देखिए जब x 0 को टेंड कर रहा है तो सर ये चीज़ कांस्टेंट है 6 है और ये चीज़ 1 है, तो हम पार्शियल लिमिट अप्लाई करके यहाँ पर 6 को और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 को टेंड कर जाएगा, तो ये 1/6 में बाहर लिख सकता हूँ। और अब हमारे पास बच गया केवल अल्फा इंटू 2 बीटा माइनस ये, अपने पास एक एक्सप्रेशन बचा हुआ है। अब देखो बेटा, हम लोग क्लास में कई बार पढ़ते हैं कि बेटा अगर कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है कि जिसका एक्सपेंशन आपको आता है, ठीक है, और नीचे भी आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो आपको एक्सपेंशन यूज़ करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6
यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, अल्फा प्लस, अब देखिए ये 2 बीटा, चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, एक ब्रैकेट और लिख देता हूँ कि 2 बीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 बीटा, ठीक है, इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो ब्रैकेट ओपन करो बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/6 लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ जी, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस, मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 2 बीटा को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 बीटा इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस 2 बीटा एक्स साइन एक्स, फिर माइनस 2 बीटा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और फिर आगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बीटा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, अब एक काम करते हैं, एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 1/6, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 1/6, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो जी, अब ब्रैकेट ओपन करो, अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉस एक्स का एक्सपेंशन बताना क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, मैं 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसके आगे एक्सपेंशन करने का मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी टर्म एक्स स्क्वायर की है और एक्स स्क्वायर का टर्म क्रिएट हो गया है, काफ़ी है। फिर माइनस 2 बीटा एक्स साइन एक्स का एक्सपेंशन करोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, वैसे ये टर्म भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी आपको। फिर वापस से माइनस 2 बीटा एक्स स्क्वायर, वापस से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और लास्ट में साइन एक्स को केवल x लिख रहा हूँ, 2 बीटा एक्स टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हम लोग कोफिशिएंट्स को एक साथ कर लेते हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म को पहले एक साथ कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म में लिमिट, इसको लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ भाई बोलो कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आ गया, एक तो अल्फा आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2 बीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर x और कहीं कांस्टेंट टर्म क्रिएट नहीं हो रहा, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म में कौन कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर के टर्म में आ रहा है हमारे पास में, देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 2 बीटा बाई 2, माइनस में है तो माइनस बीटा बचेगा केवल, ठीक है। एक्स स्क्वायर के टर्म में और क्या बचेगा, माइनस 2 बीटा बच रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक्स के पावर 4 क्रिएट हो रहा है, एक यहाँ पर भी माइनस 2 बीटा बन रहा है, फिर एक्स की पावर 4 क्रिएट हो रहा है, एक्स की पावर 4 क्रिएट हो रहा है। देखो मैं यहाँ पर x की पावर 4 भी कॉमन लेके टर्म्स लिख सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है सर, आप थोड़ा सा सवाल को ध्यान से देखिए। देखो आपको इस लिमिट की वैल्यू सवाल ने दे रखी है 2, आपको इस क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दे रखी है 2। अब जब एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जब ये टर्म एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगी तो यार ये सर ये चीज़ तभी वैलिड हो सकती है, तभी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ सकती है जब ये कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। और दूसरी बात है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है सर यही लिमिट की वैल्यू बनेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म बचेगी जिसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो एक तरीके से आपको पता लग गया कि सर -5 बीटा की वैल्यू 2 आनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर जब एक्स की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा वो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो वो ओवरऑल क्वांटिटी 0 होनी है ना, क्यों लिखना उसको, तो मत लिखो उसको, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, हमारे पास क्या बन रही है, अल्फा प्लस 2 बीटा, एक तो 0 आ रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 0, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, आप यहाँ पर देखिएगा -5 बीटा बाई 6 भी है, -5 बीटा बाई 6 एंड -5 बीटा बाई 6, ये आपको क्या दे दिया, 2 दे दिया। चलो तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, -12/5। और अल्फा आपको क्या दे रखा है, अल्फा आपको दे रखा है -2 बीटा, तो ये क्या हो गया 24/5, ठीक है। और आपको निकालना क्या है बच्चे, आपको निकालना है, सवाल ने बोला आपको अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा 24/5 -12/5, तो आंसर क्या आ गया
12/5, ये क्या आ जाएगा 2.4। 2.4 आपने आंसर दे दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोलते हैं लेट R denotes the set of real numbers and f defined from R to R be a function so that f of x is greater than 0। चलो अच्छी बात है। एंड f of x पॉजिटिव है ना, एक इंपॉर्टेंट बात भी है वैसे, ठीक है। आपको इसने बोल रखा है f of x पॉजिटिव है, फिर इसने आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है f of x प्लस वाई इक्वल्स f of x इंटू f of y। अब यार ये फंक्शनल इक्वेशन हमारे लिए जानी पहचानी है। हम आपको बताते हैं कि भाई अगर आपके पास ये फंक्शनल इक्वेशन आए तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डेफिनेशन यूज़ कर रहे हो, आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि सर ये जो फंक्शनल इक्वेशन है f ऑफ x, बेसिकली ये इक्वेशन a टू द पावर लैम्डा x टाइप का फंक्शन होता है, उसके लिए होल्ड करती है। और आप सोच भी सकते हो सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव भी होता है, तो ये भी एक बात हमारे इस थॉट को थोड़ा स्ट्रेंथ दे रही है। दूसरी बात हमें समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप x की जगह पर x प्लस वाई रख दोगे तो मन में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर लैम्डा x प्लस वाई, तो स्प्लिट होके a की पावर लैम्डा x इंटू a टू द पावर लैम्डा y, जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ दिख भी रहा है। तो आपको समझ में आ गया सर फंक्शन मेरे पास ये है, तो इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। फिर आगे सवाल में क्या बोलता है, लेट द रियल नंबर्स a1 a2 a3 अप टू a50 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट f ऑफ a31 इक्वल 64 f ऑफ a25। इसने आपको एक कंडीशन दे दी है। चलो ठीक है, इस कंडीशन के बारे में करेंगे काम। फिर आपसे बोलता है कि सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 50 f ऑफ ए आई इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ 2 to the power 25 प्लस 1। चलो अच्छी बात है। फिर ये भी इसने एक कंडीशन आपको दे रखी है। चलो 2 कंडीशन हो गई आपके पास में, ये एक कंडीशन हो गई, ये एक और कंडीशन हो गई। फिर इन 2 कंडीशंस की हेल्प से आपसे बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 6 to 30। ध्यान दीजिएगा 6 लिखा हुआ है, 6 to 30 f ऑफ ए आई, मतलब f ऑफ a6 प्लस f ऑफ a7 अप टू f ऑफ a30 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलो ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, जो कंडीशन हमें दे रखी है उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसने बोल रखा है a1 a2 अप टू a50 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो f ऑफ a31, मैं f ऑफ a31 में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ कि f ऑफ a31 को a प्लस 30d इक्वल्स 64, f ऑफ a25 को मैं लिखता हूँ a प्लस 24d, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से मैं a, सर आप कैपिटल ए क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि स्मॉल ए मैंने यहाँ यूज़ कर लिया इसलिए मैं कैपिटल ए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बोला गया, चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर लैम्डा a प्लस 30d इक्वल्स 64। ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा लैम्डा a प्लस 24d। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर a टू दी पावर लैम्डा a टू दी पावर लैम्डा a दोनों तरफ दिख रहा है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया a टू दी पावर लैम्डा 30d, और इसको भी इधर नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊँगा तो माइनस लैम्डा 24d इक्वल्स क्या हो रखा है 64 हो रखा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे समझते हैं। तो यहाँ गया a की पावर 6 लैम्डा d इक्वल्स 2 टू दी पावर 6। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करो तो आप बोल सकते हो कि सर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a की वैल्यू 2 होगी और लैम्डा इंटू डी की वैल्यू 1 होगी। तो ये आपने कुछ बातें डिड्यूस कर ली इस इक्वेशन से, पहले कंडीशन से आपने ये बात फाइंड आउट कर ली। चलिए जी, दूसरी कंडीशन की भी थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो इसको आप नाम दे दीजिए, एक इक्वेशन आपने वैल्यूज फाइंड आउट करी, इसको 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर इसने आपको दे रखा है f ऑफ a1 प्लस f ऑफ a2, तो f ऑफ a1 f ऑफ a प्लस f ऑफ a2 f ऑफ a प्लस d, ऐसे चलते चलते f ऑफ a50 क्या हो जाएगा a प्लस 49d। ठीक है, ये इसने आपको दे रखा है 3 इंटू 2 टू दी पावर 25 प्लस 1, ये इसने आपको वैल्यूज गिवन कर रखी है। चलो एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। f ऑफ a क्या हो जाएगा a टू दी पावर लैम्डा a प्लस a टू दी पावर लैम्डा a प्लस d, a टू दी पावर लैम्डा a प्लस 2d, यहाँ पर स्मॉल a लिखना है, a प्लस 2d। और ये गाड़ी चलते चलते कहाँ पहुँच गई,
ए टू द पावर लैम्डा ए प्लस 49d इक्वल्स 3 2 टू द पावर 25 प्लस 1। चलो ठीक है, आपको दिख रहा है ए टू द पावर लैम्डा ए सब में कॉमन आ रहा है, तो एक काम करते हैं, ए टू द पावर लैम्डा ए सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ जी, ब्रैकेट में क्या क्या बच गया, 1 प्लस ए टू द पावर लैम्डा डी प्लस ए टू द पावर लैम्डा 2 लैम्डा डी, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक पहुँच गए, ए टू द पावर 49 लैम्डा डी इक्वल्स 3 2 टू द पावर 25 प्लस 1, यहाँ पर आप पहुँच गए। चलिए जी, तो ए की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो रख देते हैं 2। लैम्डा ए पता नहीं है, तो लैम्डा ए को लैम्डा ए ही रहने दो। ठीक है, वापस से ए तो आपको पता लग गया 2 है, और लैम्डा डी आपको पता है 1 है, तो ये 1 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे चलते थे 2 की पावर 49, और यहाँ आ गया 3 2 टू द पावर 25 प्लस 1। ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप देख सकते हो 2 टू द पावर लैम्डा ए, और सर ये एक जीपी बन रही है जिसमें 50 टर्म्स है। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर लैम्डा ए और जीपी का सम, एक जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, ए इंटू 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो 2 है, टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर क्या, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 3 2 टू द पावर क्या दे रखा था आपको, 2 टू द पावर 25 प्लस 1, 2 टू द पावर 25 प्लस 1। ठीक है, तो सर यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर लैम्डा ए, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 50 -1, यहाँ हो जाएगा 3 2 टू द पावर 25 प्लस 1। तो ये आप देख सकते हो फैक्टराइज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर 2 टू द पावर लैम्डा ए, ये 3 अपॉन 2 टू द पावर 25 -1 बच जाएगा, +1 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। चलो ठीक है, आपने ये भी एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसको अपन नाम दे देते हैं 3। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 6 to 30 एफ ऑफ ए आई। चलो जी, तो आपको वैल्यू निकालनी है सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 6 to 30 एफ ऑफ ए आई, इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सर आप ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए6 क्या हो जाएगा, ए प्लस 5d, ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस 6d, और ऐसे गाड़ी चलते हुए कहाँ पे जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस 29d। ठीक है, 30 तक जाना है, तो एफ ऑफ ए 30 क्या हो जाएगा, ए प्लस 29d हो जाएगा। चलो जी, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर लैम्डा ए प्लस 5d, वापस से ए टू द पावर लैम्डा ए प्लस 6d, और ये चलते चलते कहाँ पहुँच गया, ए टू द पावर लैम्डा ए प्लस 29d। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए टू द पावर लैम्डा ए कॉमन आ गया। ठीक है जी, कॉमन ले लिया, और भी देख सकते हो ए टू द पावर लैम्डा डी भी कॉमन आ रहा है, और ए टू द पावर लैम्डा डी कॉमन ले लोगे तो सर यहाँ क्या बच जाएगा, ए टू द पावर लैम्डा डी इंटू 5 भी कॉमन आ रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, जो जो टर्म्स बच रही है आपको वो लिख के दिखाते हैं। तो ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है, ए टू द पावर लैम्डा 5d प्लस ए टू द पावर लैम्डा 6d, और ऐसे चलते चलते ए टू द पावर लैम्डा 29d। अब देखो बेटा, अपने लास्ट में थोड़ी देर पहले लैम्डा डी की वैल्यू को 1 कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो लैम्डा इंटू डी 1 है और ए 2 है, तो 2 टू द पावर लैम्डा ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 6, ऐसे चलते चलते ए टू द पावर 29।
अब आप देख सकते हो वापस से एक जीपी बन रही है। आप चाहो तो इसमें a⁵ कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो 2⁴ की वैल्यू रख देते हैं अपन, एक काम करते हैं। अब 2⁴ की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। 2⁴ की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट करी है, 3/2⁵ - 1। यहाँ पर भी आप देख सकते हो a², आप a⁵ कॉमन निकालो, 2⁵ कॉमन निकल गया और बच क्या गया, 1 + 2 + 2² ऐसे चलते चलते 2⁴ आपने ये कॉमन निकाले। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए 25 टर्म्स है। तो सर यहाँ क्या हो जाएगा, सर यहाँ हो जाएगा 3/2⁵ - 1 इंटू 2⁵ इंटू ए क्या है 1 इंटू 1 - r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 - r दैट इज -1। तो आप देख सकते हो कंपनसेट होगी ये टर्म और ये टर्म, माइनस को कंपनसेट करके प्लस हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया 3 इंटू 2⁵ कितना हो गया 32। तो नेट आंसर कितना आ गया हमारे पास में 696। ओके ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हमको अलग अलग 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, हमसे एक एक्सप्रेशन है, इसका लिमिट पूछा है ना। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमको तीनों फंक्शन को अलग अलग यहाँ पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हम लोग इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं ना। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ dy1/y1 इज इक्वल टू sin² x dx। जो सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं लिख रहा हूँ dy2/y2 इज इक्वल टू cos² x dx। और जो थर्ड वन है उसको मैं लिख रहा हूँ dy3/y3। अगर हम इसको डिवाइड कर दें ना अलग अलग इस साइड ले जाके, तो ये हमको मिलेगा 2/x³ - 1 × dx। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन इसी के लिए बना है, इसी फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए बना है। हम तीनों को जस्ट ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें ऐड होंगी, यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे। उससे क्या होगा, जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो 1/y1 dy1 ln y1 ln y2 ln y3 और लॉग की प्रॉपर्टी से हमको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। सो अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं ना, तो देखो हमको क्या मिलेगा। इफ़ वी आर एडिंग देम तो हमको इक्वेशन मिलेगी dy1/y1 प्लस dy2/y2 प्लस dy3/y3 इज इक्वल टू ओनली 2/x³ dx, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा y1 प्लस y2। ऑब्वियसली दीज आर फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x है ना, y1 ऑफ x ऐसा लिखा हुआ है, तो प्लस y3 इज इक्वल टू 2/x³ dx है ना, इंटीग्रेटिंग ऑल ऑफ द टर्म्स। तो हमको ये मिल जाएगा -1/x², राइट। 2 से 2 चला जाएगा, एक नेगेटिव बचेगा, एंड प्लस सम कांस्टेंट। एग्रीड। अब हमको इनकी इनिशियल कंडीशन सबके पता है ना। अगर हम x को 1 पुट कर देना, तो y1 का आंसर 5 है, y2 का 1/3 और ये 3/5 ही। तो जस्ट पुटिंग x इक्वल टू 1, तो y1 इज़ 5, इसका आंसर है 1/3 एंड y3 का जो आंसर हमारे पास है 3/5 ही। एंड 1 सेकेंड, दीज आर लॉगरिथम्स है, ln y1 ln y2 and ln y3. So these terms are like ln y1 into y2 into y3 is equal to -1/x² plus c। हम इसको पुट कर सकते हैं x को 1, तो ln y1 की जो वैल्यू दे रखी है वो है 5, 1/3 एंड 3/5 भी, 5 1/3 एंड 3/5e इज इक्वल टू -1/x² प्लस c, राइट। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ln 1/e मीन्स -1, और x को -1 पुट किया तो ये वैल्यू भी -1 ही है। तो हमको मिलेगा
-1 इज इक्वल टू -1 प्लस सी, तो क्या हम देख सकते हैं कि सी का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। अगर सी का वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो हट गया यहाँ से, ये वाला सी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन है ना, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दैट y1 ऑफ x इंटू y2 ऑफ x इंटू y3 ऑफ x इट इज़ गोइंग टू बी e रेज टू पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ओनली, राइट। अब जो हमसे लिमिट पूछी है उसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो देखो कैसे लिमिट है, y1 y2 y3 प्लस 2x अपॉन e रेज टू पावर 3x sin x, लिमिट x अप्रोचिंग 0। सो नाउ सॉल्विंग दिस लिमिट x अप्रोचिंग 0, y1 y2 y3 प्लस 2x अपॉन e रेज टू पावर 3x इंटू साइन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम पुट कर देंगे, बट जब x 0 को अप्रोच कर रहा है ना, तो ये देखो स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी ना, साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग, 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं ना। e रेज टू पावर 0 मल्टीप्लीकेशन में इसका भी कोई काम नहीं यहाँ पर, तो नीचे सिर्फ x बच रहा है ना। तो ये लिमिट एक्चुअली हम देख रहे हैं कि दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई है ना। फर्स्ट पार्ट इज लिमिट x अप्रोचिंग 0 y1 y2 y3 अपॉन x ओनली, और जो सेकंड पार्ट है ओनली 2। तो एक आंसर तो हमको कंफर्म मिला, इसको हम लोग सॉल्व कर देते ना, लिमिट y1 y2 y3 अपॉन x। तो लेट्स सी y1 y2 y3 हमारे पास है इसी, लेट्स सॉल्व दिस, लिमिट x अप्रोचिंग 0 e रेज टू पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इस लिमिट को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये लिमिट किस तरीके का है ना। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो अगर हम x को 0 पुट करते हैं ना, तो ये e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो वो 0 है और x भी 0 है। तो एक ऐसा लिमिट है कि ये 0/0 लिमिट यहाँ पे बन रहा है। इसको अपन थोड़ा ईजी कर देते हैं। ईजी करने का मतलब ये है, इसको देखो मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, क्या इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन एक्स अपॉन ई रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिमिट है ऐसा बन जाएगा। अगर हम 0/0 भी देखते हैं या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं ना। तो अप्लाइंग LH रूल, अगर हम LH रूल लगाएं तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। ई रेज टू पावर 1/x स्क्वायर, तो एक तो ये खुद ही हो जाएगा, ई रेज टू पावर 1/x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2/x क्यूब। अगेन लिमिट विल बी सेम, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ठीक। एक्स स्क्वायर, तो एक x बचेगा नीचे, नेगेटिव भी हटा सकते हैं। तो ओवरऑल हमको मिल रहा है लिमिट x अप्रोचिंग 0, नेगेटिव हटा दो, 1/2 इंटू ई रेज टू पावर 1/x स्क्वायर। देखो ये 1/x है ना, उसको अपन ऊपर यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक। अब इस लिमिट को चेक करते हैं कि ये लिमिट हमको कैसा मिला। तो अगेन 1/0 इज इन्फिनिटी, तो दिस टर्म इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और ये 0 है। तो अब ये 0/इन्फिनिटी है ना। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं है, ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी ये लिमिट का वैल्यू 0 हो गया। बिकॉज ये लिमिट का वैल्यू 0 है तो इस लिमिट का वैल्यू 0 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर बचा खाली वो कितना होगा, 2। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा 13 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमको कुछ वैल्यू फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे रखा है, और यहाँ पे दो नॉन्स है F1 F2। उसके लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन भी है कि एक तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 19 है और मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, ठीक है। इनका जो सम है वो कितना, देखो 5, 7, 8, 9, 12, यानी एक इन्फॉर्मेशन है 12 प्लस F1 प्लस F2, इसका आंसर 19 है। यानी कि F1 प्लस F2
ये आंसर 7 के इक्वल रहेगा, इन्फॉर्मेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी बात मीडियन। तो मीडियन का हम जानते हैं ना कि मीडियन होता है कि टोटल जो आपकी फ्रिक्वेंसीज का सम है ना वो 19 है। तो मीडियन वाला जो टर्म होता है ना, मीडियन वाला जो टर्म कंटेन करता है जिसको, वो टर्म होता है ऑड नंबर है तो 19 प्लस 1/2 टर्म है ना। तो चलिए 10th टर्म होगा ना, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस पे चीज़ें होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा जो वैल्यू वो 4 है ना, तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है ना, 4 के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है वो 5 है ना। 4 के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 5, फिर 4 से बड़ा नंबर 5 है, 5 के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है fi, ठीक, और 5 से बड़ा नंबर है 6, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 1 है ना। देन 8, 9, 11, 12, हम देखते हैं कि भाई 10 हमको मिलना चाहिए ना। अब उसने बोला कि 6 इज़ द मीडियन, यानी ये 10th टर्म होना चाहिए ना, ये 10th टर्म होना चाहिए, यानी इसके ऊपर टोटल 9 टर्म्स होने चाहिए। तो बिकॉज इसके ऊपर 9 टर्म है तो fi को फिक्स है कि 4 होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो इसके 5 की करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी f1 एक्चुअली ना, तो f1 को 4 होना चाहिए। तो हमको यहाँ से f1 f2 भी अलग अलग मिल चुके हैं ना। f1 का वैल्यू 4 ही होगा और f2 का वैल्यू 3 ही होगा, राइट। f1 f2 मिल चुके हैं तो हमको एक फ्रिक्वेंसी टेबल बना देनी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वैल्यू लिख लेता हूँ xi करके, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग, तो हमारी जो सबसे छोटी एंट्री थी वो थी 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 8, 9, 11 एंड 12, इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रिक्वेंसीज है हम उनको भी लिख लेते हैं। तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो देखो क्या है, 4 के करस्पॉन्डिंग 5, 5 के करस्पॉन्डिंग f1 दैट इज़ 4, 6 के करस्पॉन्डिंग 1, 8 के करस्पॉन्डिंग f2, f2 वॉज 3 है ना। तो हम f2 को हटाकर f2 यहाँ से हटा ही देते हैं और f2 के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को 3 ले लेते हैं। फिर 9 के करस्पॉन्डिंग 2, 11 के करस्पॉन्डिंग 3 एंड 12 के करस्पॉन्डिंग 1, ठीक। अब सबसे पहले जो पूछा उसकी बात करते हैं। 7f1 प्लस 9f2, ये तो हम लोग यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। 7f1 प्लस 9f2, so it is equal to 7, 4, 28, 9f2 27, it means 55। तो जो ये ऑप्शन कनेक्ट होगा हो जाएगा 5 से जाके, राइट। सेकंड इज 19 अल्फ़ा। अल्फ़ा डिनोट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। देखो मीन डेविएशन अबाउट द मीन, इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi यहाँ पे 19 है ना, तो 19 अल्फ़ा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमको x बार चाहिए ना, तो हम लोग x बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। x बार के कैलकुलेशन में यहीं पे कर लेता हूँ। ये जो डेटा है वो हमारे काम आ चुका है ना, तो इस डेटा को मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर x बार की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वी नो दैट x बार इज समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, ठीक। तो देखिए 4, 5, 20, 5 इंटू f1 4, अगेन 20, देन 8 इंटू f2 3, 24, देन 9 to 18, 6, देन 12 एंड लास्ट वन 33। और इसका डिवीज़न हम लोग कर रहे हैं समेशन fi 19 के साथ। इनका सम देखिए कितना होगा, 40, 64, 82, 88, 100, 133, ठीक। 133 अपॉन 19 दैट इज़ 7। ये x बार है हमारे पास, ठीक। तो अगर x बार का वैल्यू 7 है तो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं इसको ना, और यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार
मीन्स एक्स आई माइनस 7, ठीक। तो एक्स आई माइनस एक्स बार में इसमें से 7 को माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यानी 3, देन 7 5 2, 7 6 1, 7 8 1, 7 9 2, 7 11 4 एंड 7 12 5। ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार है। इसको हम लोग एफ आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, एफ आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ आई इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज आती हैं। सो 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 2 10, 6 8 18, 11 इंटू 4 44, 12 इंटू 5 60। ये अपन आया समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। इसके वैल्यूज़ का सम हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं इसके वैल्यूज़ का सम क्या आता है। सो 6 2 8 8 16, 24 28, 2 3 4 5 9 एंड 6 5 158। 19 अल्फ़ा में ऐसे ऑप्शन नहीं, 47 48 145। आई थिंक कुछ छोटी मोटी मिस्टेक है, हम देख लेते हैं। हमारा एक्स बार था 7 और हम लोग अल्फ़ा मीन डेविएशन अबाउट मीन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्स आई माइनस 7 हमने किया, तो 7 4 3 2 1 1 9 2 4 एंड 5, ये ठीक था। ओके एफ आई से, ओके 1 सेकेंड, ये जो टेबल है इसमें समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा। 15 8 1 3 4 12 एंड 5। तो इनका सम करेंगे 13 14 17 21 23 28 2 2 1 3 एंड 1 4 48 एक्चुअली। सो हमारी कैलकुलेशन है 48 upon 19। So it easily implies that 19 alpha is going to be 48, ठीक। 19 अल्फ़ा का वैल्यू इक्वल होगा 48 के। देखो P 5 से कनेक्टेड है, Q 3 से कनेक्टेड है, तो ऐसे दो ऑप्शन है अभी ना, ऑप्शन ए और सी। R तो ऑलरेडी 2 से कनेक्टेड है हमेशा, ठीक है ना, तो हम लोग खाली इसको S के लिए भी चेक कर सकते हैं ना कि S किससे कनेक्टेड होगा, ठीक। P 5 से कनेक्टेड रहा, Q 3 से कनेक्टेड रहा, R इज़ कनेक्टेड विद 2। फिर भी R के लिए कैलकुलेशन क्या होगी वो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। R में हमको बीटा डिनोट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, और मीडियन का वैल्यू था हमारा 6, ठीक। तो एक काम करते हैं हम लोग इस टेबल के अंदर इस चीज़ को भी ऐड कर देते हैं कि एक्स आई माइनस एम का मतलब यहाँ पे 6 से है, ठीक। फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको एक्स आई से 6 को माइनस करते जाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। सो 6 4 2 6 5 1 6 6 0 6 8 2 6 9 3 6 11 5 एंड देन 6, ठीक। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 6, इसको एफ आई से ना इस टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 इंटू 2 10 4 0 6, वापस से 6, देन 15 5 इंटू 3 एंड देन 6। इसका सम कर लेते हैं ना, इसका सम कितना आता है। सो 4 6 10 16 21 एंड 6 27 2 3 एंड 4, तो ये आ रहा है 47, ठीक। तो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं बीटा, एक्चुअली बीटा इक्वल है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन समेशन एक्स आई दैट इज़ 19। सो 19 बीटा इज इक्वल टू जो हमारा सम आया था 47, राइट। सो 19 बीटा, तो हम जो बात कर रहे थे वही है ना कि 19 बीटा का आंसर तो 47 आ जाएगा। अब सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के लिए इसको हम
और कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो वेरिएंस का हम ये थोड़ा इजी फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। वी नो दैट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है ना। तो इसमें हमको एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, देखो हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार की टेबल है ना, यानी एक्स आई माइनस 7, तो इसकी इधर स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो एक्स आई माइनस 7 और होल स्क्वायर, इस कॉलम की स्क्वायरिंग करें हम लोग ना, 9411 9411 416 416 एंड 25, राइट। इसको हम अब फ्रिक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 7 होल स्क्वायर। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको एफ आई के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 9 इंटू 5 दैट इज़ 45, देन 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 इज़ 1, 3 इंटू 1 इज़ 3, 2 इंटू 4 is 8, 3 into 16 is 48 and 1 into 25 is 25। इनका सम कर लेते हैं, कितना आता है देखिए, 11 12 15 23 31 36, so 3 4 3 7 8 12 and 2 14 146, राइट। सो ये कैलकुलेशन हमारी रहेगी, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 146 अपॉन 19, यानी 19 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 146। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में रहेगा। सो 19 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 146, सो वो 1 से कनेक्टेड होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो ट्रू ऑप्शन होगा। बी कनेक्टेड विथ 5, क्यू कनेक्टेड विथ 3, आर कनेक्टेड विथ 2 एंड एस इज कनेक्टेड विथ 1, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक मैच द कॉलम टाइप प्रॉब्लम है और इसमें अलग अलग 4 पार्ट्स हैं, तो 1 बाई 1 हम सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन पी। इसमें हमको एक क्यूबिक है डिवाइडेड बाई n और 1 से लेकर 2 में बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 से 2 में कंटिन्यूस होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि ये जो आंसर अंदर वाला ना, इसको इंटीजर पे हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये इंटीजर के ऊपर ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना, यानी किसी इंटीजर के पॉजिटिव साइड चलेगा बट किसी भी इंटीजर के नेगेटिव साइड में हमको दिक्कत हो जाएगी बॉक्स के अंदर, तो वो हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी के लिए। तो सबसे पहले हमको फिर यही चेक करना चाहिए कि इस फंक्शन का बिहेवियर 1 से 2 में कैसा है। तो अपन एक काम करते हैं, फॉर पी है ना, वी आर चेकिंग फॉर पी, तो मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ जी ऑफ एक्स। ये जो अंदर वाली क्यूबिक है इसको, ये क्यूबिक है 10x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 35, ठीक। इसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जी डैश एक्स, तो ये इक्वल होगा 30x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 60, राइट। इसमें से 30 हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, 30 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका तो एक्चुअली फैक्टर भी 1 and 2 ही है ना, तो 30 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये जी डैश है ना। तो वी नो दैट साइंस स्कीम के अकॉर्डिंग 1 से 2 के बीच में ये ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। यदि हमको जी ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा ना, हम लोग यहीं पे जी ऑफ 1 एंड जी ऑफ 2 चेक कर देते हैं ना। देखिए जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 70 और माइनस 45 25 एंड 35 60 ना। जी ऑफ 1 का आंसर है 60 है ना, ठीक। जी ऑफ 2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना। जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 80 माइनस 45 इंटू 4 180, देन 120 एंड प्लस 35, राइट। तो देखो ये कितना आने वाला है, 120 80 200 माइनस 180 20 प्लस 35, यानी ये आंसर है 55 है ना। जी ऑफ 2 का आंसर है 55।
तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि अगर ये आंसर 55 है, ये आंसर 60 है, तो एक जो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स डिफाइन हुआ है ना, यहाँ पे इंटीजर था n, अब ये जो वैल्यूज़ है ये 55 to 60, तो n कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंटीजर पे ब्रेक हो। आपको देखो n की वैल्यूज़ क्या क्या यहाँ पर गिवन है, वो देखो 8, 9, 5 एंड 6। अगर हम 8 की बात करें तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम 8 की बात करेंगे तो 56 पे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 8 × 7 इज 56, तो 8 नहीं चलेगा ना, 8 नहीं चलेगा। देखते हैं 9 पे क्या होता है। तो 9, आप जानते हो कि 9 × 6 54, 9 × 7 इज 63, तो 4n = 9, 4n = 9। ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 6 रहेगा ना, ग्रेटर देन 6 रहेगा एंड लेस देन 7 रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब कि इसका जो बॉक्स है उसका आंसर हमेशा 6 रहेगा ना, बॉक्स का आंसर हमेशा 6 रहेगा। 4n = 9, तो 9 के लिए फिर ये कंटिन्यूस है, तो बाकी ऑप्शंस के लिए हमको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर हम देखना भी चाहें तो 5 तो 55 एंड 60, तो 60 पे ब्रेक हो रहा है ना, 5 तो वैसे भी नहीं है। 6 अगेन, 6 के लिए अगर हम चेक करना चाहें तो देखते हैं 6 में क्या दिक्कत आई होगी। 6 की अगर हम बात करेंगे तो 60 पे अगेन है ना, 60 के ऊपर वो इंटीजर ब्रेक हो जाएगा। तो फॉर P आंसर शुड बी 9, तो P को अपन 9 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। यानी P कनेक्ट हुआ 2 से, तो ऐसे दो ऑप्शन है B एंड D। Q से ही डिसाइड हो जाएगा एक्चुअली आंसर, तो क्या है ना, Q का आंसर 1 होगा 3 होगा, उसी से चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। सेकंड क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच g ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, है ना। तो देखो g ऑफ x जो गिवन है हमको यहाँ पर, ये हम कैलकुलेशन Q पार्ट के लिए कर रहे हैं। तो g ऑफ x इज इक्वल टू एक n के अंदर क्वाड्रेटिक है, कैसी क्वाड्रेटिक है देखना, 2n² - 13n -15 इंटू x³ + 3x। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो कॉमन रहेगा ना ये पार्ट तो, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² + 3। ऑब्वियसली ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो अब सब कुछ g' पे डिपेंड करेगा ना। एक काम करते हैं, g' को फैक्टराइज कर देते हैं ना, 2n² माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ, माइनस का 15n + 2n - 15। देखो इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, तो यहाँ से n कॉमन आ रहा है ना, वहाँ से 1 कॉमन आ रहा है ना, तो n + 1 इंटू 2n - 15, राइट। तो अगर हम n की वैल्यूज़ को देख रहे हैं ना, तो एक वैल्यू है -1, दूसरा वैल्यू 15/2, 7.5 मैं इसको लिख लेता हूँ। तो इसका साइन होगा इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। यानी अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन ये चाहिए ना g', तो इसको या तो 7 से बड़ा होना चाहिए, 7.5 से ना, या फिर -1 से छोटा होना चाहिए। खैर नेगेटिव का तो यहाँ पे कोई केस ही नहीं है, हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी। तो आप समझ गए, 7 से जस्ट बड़ा नंबर, 7.5 से जस्ट बड़ा नंबर जो कि इंटीजर हो, एंड दैट इज़ इक्वल टू, क्योंकि इसमें सारे इंटीजर्स है, इक्वल टू 1, सॉरी 8 है ना। 8 का मतलब 1 से कनेक्ट हो गए ना हम लोग, तो Q का 1 होना चाहिए ना। तो हमने देखा P का 2 होना चाहिए, P का 2 होना चाहिए, Q का 1 होना चाहिए। तो एक्चुअली करेक्ट आंसर तो अपना आ ही चुका है B, ठीक है। फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन आगे हम R और S के लिए भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 5 सच दैट 3 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। एक फंक्शन है h ऑफ x, x² - 9 होल पावर n फॉर R। h of x is equal to x² - 3 whole power n into, there is another factor, x² + 2x + 3
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे लोकल मिनिमा हमको रिक्वायर्ड है। अब देखो ये थोड़ा हम इसको डायरेक्ट भी जज कर सकते हैं, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज ये क्वाड्रेटिक, इसका डी नेगेटिव है। वैसे भी दिखता है कि ये लिखा हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, राइट। सो ये हमेशा पॉजिटिव है। अब हम अगर h(3) की बात करें ना तो उसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो आप सोचो कि हम ये चाहेंगे ना कि h(3) प्लस डेल्टा मीन्स सम वेरी स्मॉल वैल्यू, ये h(3) से ज़्यादा होना चाहिए, और h(3) माइनस डेल ये भी h(3) से ज़्यादा होना चाहिए, वेयर डेल्टा इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो ऐसा कब हो पाएगा कि ये साइन डिसाइड करेगा ना, 3 प्लस पे ये पॉजिटिव है, 3 से थोड़े से कम पे ये नेगेटिव है, बट हम n को ऐसा रखेंगे कि नेगेटिव का फ़र्क नहीं पड़े, वही पॉजिटिव हो जाए। तो अगर हम n की बात करें जो हमारे ऑप्शंस में ऑड और इवन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे n को इवन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जो हमारे ऑप्शन बच गए ना उसमें 5 से बड़ा इवन, तो आप ऐसा देख लो 6 होना चाहिए ना, तो इट शुड बी कनेक्टेड विद 4, ठीक है। तो वो r इज़ कनेक्टेड विद 4। एक लास्ट काम और देख लेते हैं कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू नॉट डिफरेंशिएबल एट x नोट। तो ऐसे x नोट की कितने वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ x नोट, ऐसा पूछ रहे सवाल के अंदर। सबसे फर्स्ट कमेंट तो हमारा यही है, देखिए कि जो कॉस के अंदर मॉड उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, कॉस ऑफ मॉड x इज एक्चुअली इज इक्वल टू कॉस x है ना। और साइन में हम जानते हैं साइन मॉड x, जहाँ जहाँ पे ये फैक्टर है ना x माइनस के, जहाँ जहाँ पे फैक्टर 0 होगा वहाँ वहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो हम सीधा ही कमेंट कर सकते हैं कि जितनी k की वैल्यूज़ होंगी उतनी ही x के लिए ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो k की यहाँ पे कितनी वैल्यू छुपी हुई है, 0 1 2 3 4, यानी देर आर टोटल 5 वैल्यूज़ फॉर विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो इट शुड बी कनेक्टेड विथ 3, राइट। सो यस, s इज कनेक्टेड विथ 3, तो द करेक्ट ऑप्शन वॉज बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमको कुछ वेक्टर्स गिवन है और अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे 3 वेरिएबल है, एक t वेरिएबल है रियल नंबर से, और लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 हमको मैच कराना है, v का मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड सो ऑन। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जज कर लेते हैं इनसे, इफ़ u क्रॉस v इज़ w, v क्रॉस w इज़ u, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना। देख सकते हैं अगर हम इसको u से डॉट कराएंगे तो भी 0, v से डॉट कराएंगे तो भी 0, इसको v से कराएंगे तो भी 0, इसको w से कराएंगे तो भी 0। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो यही है कि u डॉट v या फिर v डॉट w या फिर w डॉट u ये हमेशा 0 होंगे। सेकंड थिंग इज w वेक्टर हमको दे रखा है, उसका भी अपन यूज़ लेंगे जब भी यूज़ आएगा तब। एक बात और है, अगर हमको w का मैग्नीट्यूड यहाँ पे गिवन है ना, तो हम u और v के मैग्नीट्यूड के बारे में इनसे बात भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ w क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6, राइट। इस इक्वेशन को काम में लेते हैं, u क्रॉस v इज इक्वल टू w, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि आ जाएगा u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, बिकॉज थीटा तो हमेशा 90 है ना, थीटा जो इनके हर एक के बीच का एंगल है वो तो 90 हमेशा है। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली u v साइन 90 इज 1, तो एक्चुअली u v इज इक्वल टू w, u का मतलब u का मैग्नीट्यूड, v का मतलब v का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और ऐसे ही v क्रॉस w, दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से भी हमको v w इज इक्वल टू u ऐसा मिल जाएगा, ठीक। w का वैल्यू पुट कर दो ना इसके अंदर, तो u v इज इक्वल टू रूट 6 एंड रूट 6 v इज इक्वल टू u। तो अगर इन दोनों से हम v का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं ना, तो हम u को एलिमिनेट कर देते हैं ना। तो अगर यहाँ से u के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम कर देना, तो हमको देखो क्या मिलेगा कि रूट 6 अपॉन v इज इक्वल टू रूट 6v। तो कैन वी सी दैट रूट 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको v स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर इसका वैल्यू 1 के इक्वल मिलने वाला है, राइट। सो
फर्स्ट जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर ये तो इक्वल हो जाएगा 1 के, राइट। सो फर्स्ट इज 2, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है और 2 इसका सही कनेक्शन होगा। फिर अल्फ़ा बीटा गामा में हमको थोड़ी बात करनी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, तो हमको अल्फ़ा बीटा गामा में से 3 रिलेशन मिल रहे हैं ना, तो इसमें हम इन रिलेशंस को मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। बड़े सिमेट्रिक ये रिलेशन है। अच्छा, यू वेक्टर तो हमको गिवन भी है, ठीक है। देखो एक बात और है ना कि अगर v का मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √6 भी है, ठीक है ना। तो हम इस इंफॉर्मेशन को भी काम में ले सकते हैं कि इफ़ u वेक्टर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा, और बिकॉज u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √6 है ना, तो हमको हमेशा पता होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू 6 के इक्वल होगा, ठीक। इसके अलावा देर आर 3 इंफॉर्मेशंस मोर। ये जो 3 इंफॉर्मेशन है इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाज -t अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ ऐसे एक डॉट प्रोडक्ट की तरह। तो किसका डॉट प्रोडक्ट कि -t11 डॉट अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। यानी ऐसा लगता है कि ये यू वेक्टर के साथ डॉट हुआ एक वेक्टर -t,1,1 और वो 0 के इक्वल है, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही इसको देखना, अल्फ़ा -t बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - t1 डॉट अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। एंड विथ सिमेट्रिसिटी जो थर्ड रिलेशन है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टी गामा, ये भी 0 है। तो इससे हमको दिख जाएगा कि 1 माइनस टी डॉट अल्फ़ा बीटा गामा, इसका वैल्यू भी 0 के इक्वल है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसा लगता है कि एक वेक्टर है कॉमन, है ना, और इस कॉमन वेक्टर से 3 वेक्टर्स के डॉट 0 हो रहे हैं ना। तो अगर मान लो कि ये वेक्टर्स है ए बी सी वेक्टर्स है ना, अगर ये वेक्टर्स है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो हमको इन्फॉर्मेशन ऐसे मिली कि यू डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, यू डॉट बी इज़ 0, ऑल्सो यू डॉट सी इज़ इक्वल टू 0। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली सोचें ना, जैसे एक वेक्टर बाहर की तरफ है, तो एक्चुअली सरफेस के पैरेलल 3 वेक्टर हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो ए बी और सी ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। और अगर ये कोप्लेनर वेक्टर है ना, तो ऑब्वियसली इनका जो एसटीपी है, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा, राइट। तो अगर ऐसे 3 वेक्टर्स हैं तो इनका एसटीपी क्या होगा, वेरी सिंपल, कि डिटर्मिनेंट ऑफ -t11 1 - t1 एंड 1 माइनस टी, इसका वैल्यू डेफिनेटली 0 के इक्वल होगा। ये भी एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। देखिए ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हैं। इसके देयर कैन बी 2 रिजल्ट्स है ना, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, यानी -t + 2 = 0 मीन्स इधर t इज इक्वल टू 2, या फिर a = b = c मीन्स -t इज इक्वल टू 1 = 1। तो यहाँ से हमको t का वैल्यू -1 मिल सकता है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर देते हैं इसको, कि t = -1 के करस्पॉन्डिंग क्या चीज़ें होंगी एंड t = 2 के करस्पॉन्डिंग क्या चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो व्हेन थिंग्स आर लाइक t = -1, पहली बात तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, दोनों केस चल तो रहे हैं क्या। तो t में सीधा दिया है कि रियल नंबर्स है ना, तो दोनों ही केस हमको कंसिडर करने पड़ सकते हैं ना, करने पड़ेंगे। अब अल्फ़ा बीटा गामा पे कमेंट करने को बोला कि अल्फ़ा √3 है तो गामा स्क्वायर क्या होगा। तो थोड़ा सा हम जज करते हैं कि हमारे पास पहले से क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एक तो हम जो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे कि u.w है ना, इसका वैल्यू भी तो 0 है ना, और एक हम ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 6, राइट।
तो जो पहले से मेरे को पता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 6। एक इन्फॉर्मेशन ये है u डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 है ना, मीन्स अल्फ़ा बीटा माइनस 2 गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 गामा ये 0 के इक्वल है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। और जब t इक्वल टू -1 आया तो t इक्वल टू -1 अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, राइट। तो अगर हम इन इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करें ना आपस में, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से ये बात क्लियर है कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर 0 होगा और गामा का आंसर भी 0 होगा, राइट। दो इक्वेशन दोनों जैसे समझ सकते हो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, ठीक। देखिए अगर गामा का वैल्यू 0 हुआ इस इक्वेशन में इसको हटा दो, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप मान सकते हो कि बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमको अब मिल जाएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 6, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 6, अल्फ़ा स्क्वायर 3 मीन्स अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी प्लस माइनस √3। यानी ये जो केसेस है ना वो √3 या माइनस √3 के करस्पॉन्डिंग है ये सारे केस, ठीक है। इसको भी हम जज कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शन मैच भी कर लेंगे। t इक्वल टू 2 पर क्या होगा, t इक्वल टू 2 पर देखो यहाँ से हमको मिला, t इक्वल टू 2 पर हमको यहाँ से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना। कैसी इन्फॉर्मेशन, यहाँ से हमको मिल रहा है -2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। फिर हमको मिल रहा है अल्फ़ा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। और सबसे लास्ट वाले से मिल रहा है हमको अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गामा इक्वल टू 0। इसके अलावा u डॉट भी तो हमेशा ही ट्रू है ना ये बात, तो यानी हमको ये बात भी पता होगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमेशा ही 2 गामा के इक्वल होगा, राइट। अगर आप सोचिए अल्फ़ा प्लस बीटा 2 गामा हम पुट कर दें तो चलो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल है ना। इन सारी इन्फॉर्मेशन से हमको अल्फ़ा बीटा गामा में एक रिलेशन लेके आना होगा। तो लेट्स सी द रिलेशन। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो भी 0 इक्वल टू 0 है। कोई नहीं, हम इसको दो इक्वेशन दोनों की तरह सॉल्व कर लेते हैं। देखो इनको यूज़ कर दो ना, हम क्या करते हैं गामा का वैल्यू इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से गामा का वैल्यू आएगा 2 बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक। यहाँ से गामा का वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इट मीन्स 3 बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा, मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, राइट। सोचिए अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होगा तो 2 गामा इक्वल टू 2 अल्फ़ा, यानी हमको यहाँ से ये बात पता लग गई है कि एक्चुअली इस केस के अंदर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों वैल्यू ही सेम होगी। और ये बात तो हम पहले से जानते हैं मैग्नीट्यूड से कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये 6 है। तो अगर हम तीनों वैल्यू यहाँ पे सेम कर दें ना, इक्वेट कर दें, तो ये हमको मिलेगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 6 अल्फ़ा स्क्वायर 2। मीन्स ये जो केसेस हैं वो प्लस माइनस √2 के करस्पॉन्डिंग केसेस हैं, राइट। हम जज कर देते हैं अपने ऑप्शंस को कैसे कैसे पूछा गया है। सो सी द फर्स्ट अल्फ़ा इज इक्वल टू √3। अब जानते हो अल्फ़ा इक्वल टू √3 के करस्पॉन्डिंग ये केसेस हैं। हमको पूछा है गामा स्क्वायर क्या होगा, गामा इज़ 0 हियर, राइट। सो इसका कनेक्शन 0 के साथ, गामा स्क्वायर इज़ 0। सो Q कनेक्टेड विद 1, P कनेक्टेड विद 2, P2 Q1, R तो खैर सेम है, R में 4 देख लेते हैं कहाँ से है। अल्फ़ा इज़ √3, तो बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा इज़ √3 बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर। अल्फ़ा √3 यानी यही वाला केस है ना। तो आप समझो कि अगर अल्फ़ा √3 है तो बीटा का वैल्यू -√3, गामा इज़ 0, तो बीटा प्लस गामा तो 0 यानी 3 आ जाएगा ना, 3 इज़ कनेक्टेड विथ 4, बिल्कुल। तो ये 4 के साथ कनेक्टेड है, तो R शुड बी कनेक्टेड विथ 4।
एस से डिसाइड हो जाएगी चीज़ें। अल्फ़ा रूट 2 है, अब देखो अगर अल्फ़ा रूट 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग टी तो हमारा 2 है ना, तो अगर हमारा टी 2 है तो 2 + 3 = 5, तो ये 5 से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें P2 Q1 R4 एंड S इज़ विथ 5, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है ना, फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, राइट।